नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जोड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए सबसे पहले अपने दो मेन इंडिसेस पर नजर डालते हैं। आज आपने बाजार में शानदार तेजी देखी। बहुत दिनों के बाद आज बुल्स ने फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करी और आपके सामने निफ्टी लगभग 285 अंक ऊपर बंद हुआ, 9314 के आसपास। यहां पर जो आपने शुरुआती तेजी देखी वो दिन भर बरकरार रही और आपके सामने लगभग 3.1% बढ़कर निफ्टी आज 9300 को पार कर गया। 2-3 बहुत अच्छे आंकड़े आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 2 हफ्तों के हाईएस्ट लेवल आपने निफ्टी को आते हुए देखा है। दिन के ऑलमोस्ट उच्चतम लेवल पर यह इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा है और जो आप 3% उछाल देख रहे हैं ये पहले 30 अप्रैल को देखा गया था। तो आप ये मान के चलिए कि मई के महीने में सबसे ज्यादा आपको उछाल आज आता हुआ दिखा, शॉर्ट कवरिंग की वजह से, क्योंकि कल मई की एक्सपायरी जो है एफएनओ में वो खत्म होती हुई दिखेगी। तो जितने भी शॉर्ट ट्रेड्स हैं वो आपको कटते हुए दिख रहे हैं और रोल ओवर्स बहुत स्ट्रांग हैं। इसी तरीके से बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। आपके सामने 1218 अंक की तेजी के बाद आज निफ्टी बैंक आपको 18,668 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। यहां पर भी आपने जो शुरुआती तेजी देखी वो बिल्कुल सारे दिन बरकरार रही और आज का गेन था लगभग 7.3%। आप देख ही रहे हैं कि दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी बैंक भी बंद हुआ। यहां पर आपको 18 मई का हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिखेगा। तो आप ये समझिए कि 10 ट्रेडिंग सेशन में आज आपको हाईएस्ट क्लोज आता हुआ दिख रहा है और ये जो आपने लगभग 7.3% का गेन देखा है ये गेन पहले मार्च 25 के आसपास हुआ था। तो लगभग 2 महीने का सबसे शानदार रैली आज आपने निफ्टी बैंक पर बनते हुए देखी। अब जरा ट्रेडिंग रेंज पर ध्यान डालते हैं। यहां पर आज बहुत शानदार आज आपने इंट्राडे वॉलेटिलिटी देखी। दोनों तरफ बुल्स और बेयर्स की लड़ाई शानदार तरीके से बनती हुई दिखी, लेकिन अंत में बुल्स की विजय हुई। ट्रेडिंग रेंज आपके सामने निफ्टी में 330 पॉइंट आएगी। दिन का हाई था लगभग 9314 और आपने दिन का लो देखा लगभग 9005। इसी तरीके से निफ्टी बैंक में 1314 पॉइंट का दायरा था। उच्चतम लेवल करीब 18,720 के आसपास और न्यूनतम लेवल 17,560। इसी तरीके से सेंसेक्स में लगभग 1135 अंक का दायरा था हाई और लो के बीच में। जैसा कि मैंने आपको बताया आज बुल्स फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 41 ऐसे थे जहां पर आपने हरा निशान देखा। साथ ही साथ 10 ऐसे स्टॉक्स थे जो 5% से ज्यादा बढ़े निफ्टी पर और उनमें से 5 बैंक थे और 1 एनबीएफसी का स्टॉक था। इसी तरीके से निफ्टी बैंक पर नजर डालिए। 12 के 12 शेयर्स निफ्टी बैंक में आज हरे निशान पर बंद हुए। सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत ही जबरदस्त उछाल था, क्योंकि यहां पर बहुत आपने सेलिंग आते हुए देखी पूरे मई के महीने और वो अब हल्की सी आपको अनवाइंड होती हुई दिख रही है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 24 आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। इसी तरीके से ब्रॉडर मार्केट्स में आपने देखा लगभग एनएससी पे 1070 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं। बीएससी पर लगभग 1400 शेयर हरे निशान पर बंद हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने फ्रंट फुट पर आज बैटिंग होते हुए देखी। निफ्टी एफएनओ में आपने लगभग 102 ऐसे फ्यूचर्स थे जो आज गहरे हरे निशान में बंद हुए। ये तो एक ब्रॉडर थीम रही आज बाजार में। अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ेंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। दीपाली हमारे साथ जुड़ेंगी जो आपको बताएंगे कि आज केमिकल स्टॉक्स में किस तरीके की तेजी देखने को मिली। हमेशा की तरह आपके साथ सुमित जी और वरुण जी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि कौन कौन से नतीजे आ चुके या आने की उम्मीद है कल के सत्र के लिए। और हमारे साथ हमेशा यतिन जी है रहते ही हैं ब्रोकरेज रडार के लिए, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर उनको तेजी या मंदी दिखती है। और हमारे आज के गेस्ट हैं प्रदीप होचंदानी साहब। आप प्रूडेंट स्टॉक ब्रोकिंग में बहुत शानदार तरीके से चार्ट्स को पढ़ते हैं। हमेशा की तरह वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं। वीरेंद्र जी बताइए, आज तो आपने शानदार रैली देखी और एक जो आपकी कॉल थी 18,000 निफ्टी बैंक की जो आपने 95 रुपए पे बताई थी वो दिन के उच्चतम लेवल लगभग 900 के पार गई। तो वो तो बहुत ही शानदार कॉल थी। बताइए कल के लिए क्या रुझान है कॉल्स और ऑप्शंस में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? देखिए सर जी, वो जो एक्सपायरी रिलेटेड शॉर्ट कवरिंग थी वो आ चुकी है आज, और उसके बाद जो पुट राइटर्स, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, आज लगभग 53 लाख पुट बिकी हैं, लगभग 9,000 से लेकर 9,300 के बीच में। यानी कल के सेशन के लिए चाहे यूएस मार्केट में कुछ भी हो, लेकिन निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रांग बेस होगा 9250 और 9280। लेकिन ऊपर की तरफ क्या, कॉल राइटर्स का कन्विक्शन आज काफी कम हो गया है। आज सबसे
सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई किसी कॉल में खड़ा है तो वो है 9500 में करीब 30 लाख का और 9400 में करीब 16,68,000 का। यानी कल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट होगा 9480 और 9450। तो निफ्टी के लिए बेस 9250 और ऊपर रेजिस्टेंस 9400 9450। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। कल शैलजी 19,000 की स्ट्राइक में 6,96,000 शेयर का आउटस्टैंडिंग हुआ है। कॉल राइटर्स 19,000 से लेकर 19,200, यहाँ पे करीब करीब 8 लाख कॉल राइटर खड़े हैं। तो सप्लाई पॉइंट होगा 18,900 19,000, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस अगर कहीं निकल के आता है तो वो आता है 18,300 से 18,500 के बीच में, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 8 लाख का है और आज इंट्राडे में 5.25 लाख फुट बिकी है। यानी बेस 18,400, ऊपर रेजिस्टेंस 19,100 19,200। जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप होचंदानी साहब से जुड़ते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। कल आपने कंडीशनल बाय कॉल निफ्टी पर दी थी और एक बाय कॉल बैंक निफ्टी पर दी थी। आज शानदार आपने तेजी देखी। क्या ये डेड कैट बाउंस है? क्या आप जैसे ही जून की एक्सपायरी शुरू होते देखते हैं आपको गिरावट दिखेगी? पहले तो कल के लिए अपने रुझान बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, फिर इस चर्चा को और अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं। नमस्कार शैलजी। तो डेड कैट बाउंस तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आज का जो राइज है उसने काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस किए हैं। खास करके निफ्टी की अगर बात करें तो अगर आर्ली चार्ट्स पे आप नोटिस करेंगे तो 9160 से 9180 का जो रीजन था वहां पे मल्टीपल टाइम्स इसने रेजिस्टेंस लिए थे कुछ 5-6 दिनों के पीरियड में, और वो रेजिस्टेंस लेवल इसने डिसाइसिवली आज क्रॉस किया है। अगर आप देखें, इसने निफ्टी ने अपने 20 और 34 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी आज क्लोज दिया है। साथ ही जो रिसेंट टॉप्स हैं डेली चार्ट्स को में उसको कनेक्ट करते हैं तो उस ट्रेंड लाइन का भी एक अच्छा रेजिस्टेंस उसने क्रॉस किया है। तो निफ्टी में मेरे को लगता है कि एक डिसाइसिव ब्रेकआउट है और ये जो अपमूव है वो आगे बढ़नी चाहिए। तो डेफिनेटली निफ्टी पे एक पॉजिटिव रुझान है। हाँ, एक स्टीप अपमूव आ गई है तो एक फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा आप डिप का वेट कर सकते हैं। 9275 से 9300 के बीच में अगर निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो अभी सपोर्ट का काम करेंगे, तो जो 9200 9180 का रीजन है वो एक सपोर्ट का काम करेगा, उसी का एक स्टॉप लॉस रख के निफ्टी में बाइंग करना चाहिए। ऑन द हायर साइड 9430 और उसके बाद 9580 टारगेट्स रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एक कम प्रिफर्ड इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी एक स्टीप प्राइस आ चुकी है और यहाँ पे 20 और 34 दिन की मूविंग एवरेज दोनों का रेजिस्टेंस थोड़ा ही ऊपर है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो ऊपर के टारगेट आएंगे वो करीबन 19,200 के आएंगे, जहाँ पे इसकी 34 दिन की मूविंग एवरेज है, और सपोर्ट जो आएगा बैंक निफ्टी में वो करीबन 18,250 18,300 के आसपास का आएगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। पर अगर कोई एक इंडेक्स चूज करना हो रिस्क रिवार्ड के पर्सपेक्टिव से तो मेरे हिसाब से निफ्टी है, जहां पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है आगे 2-3 दिनों के लिए। चलिए, निफ्टी में एक आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकला है। 2 हफ्ते की हाई पर आपको ये आज बंद होता हुआ दिखा। दिन का उच्चतम लेवल था 9,332 और आपने लगभग 3.2% की तेजी आते हुए देखी। प्रदीप जी, आप अपनी 2 कॉल्स भी शेयर कर लीजिए, फिर जरा इस चर्चा को खोलते हैं अगले सेक्टर्स के लिए, और हमारे साथ दीपाली जी जुड़ेंगी थोड़ी देर में। बिल्कुल। तो मेरा पहला जो रिकमेंडेशन है वो है एनबीएफसी स्पेस का मुथूट फाइनेंस। गोल्ड फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए इसमें गिरावट भी कम देखी गई थी। काफी कम स्टॉक है जो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है और मुथूट फाइनेंस उनमें से एक है। खास करके आज के सेशन में इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर इसके फरवरी और उसके बाद जो अप्रैल में टॉप बने थे तो उस ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। आर्ली चार्ट्स पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो एक रिस्क रिवार्ड के पर्सपेक्टिव से अच्छा ट्रेड बन जाता है। यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 812 के स्टॉप लॉस से और 900 रुपए के इसमें टारगेट रहेंगे 3 से 4 दिन के पर्सपेक्टिव से। दूसरा जो स्टॉक है वो है अपोलो टायर। यहाँ पे पिछले लगभग 8 से 10 सेशन का एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। स्टॉक अपने 34 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था और मेरे हिसाब से इसमें 3 से 4 दिन के पर्सपेक्टिव से अच्छी मूव आ सकती है। तो यहाँ पे भी बाइंग का रुझान रहेगा। 9170 का स्टॉप लॉस रहेगा और 100 रुपीज के इसमें टारगेट रहेंगे।
चलिए, आज एनबीएफसी स्पेस में शानदार तेजी देखी गई थी और इनमें से जो एक चुनिंदा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है मुथूट फाइनेंस, हो चंदानी साहब देखते हैं कि उसमें आपको तेजी आती हुई दिखेगी कल के सत्र में। चलिए अब जुड़ते हैं दीपाली जी से। आज आपने शानदार रैली देखी केमिकल स्टॉक्स में, उसके पीछे कई कारण थे, अच्छे नतीजे थे, ज़बरदस्त डिलीवरी और प्राइस एक्शन था, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से ये केमिकल स्टॉक्स भागे। दीपाली जी, आप बताइए ऐसा क्या हुआ हमारे देश में कि लोगों को केमिकल और खासकर एग्रोकेमिकल स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना पड़ा? एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में आज एक शानदार तेजी देखने को मिली है और दरअसल जो टिड्डियों का अटैक हुआ है, लोकस्ट अटैक जो हुआ है, माना जा रहा है इससे अपॉर्चुनिटीज एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए डेवलप होंगी। हालांकि अगर ये अटैक और सीवियर होता है और एक्सटेंड होता है तो FY21 में ओवरऑल एग्री सेक्टर पर एक इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि अभी कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि मार्च से मई के दौरान कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है, लेकिन जून के बियॉन्ड अगर ये एक्सटेंड होता है, सीवियर होता है, तो खरीफ क्रॉप पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। एग्रोकेमिकल कंपनीज को बेनिफिट इसलिए मिलेगा, पहली चीज तो ये कि ऑलरेडी एग्रोकेमिकल्स की शॉर्टेज है लॉकडाउन की वजह से, लॉजिस्टिक इशू की वजह से, और इस अटैक की वजह से एक अवेयरनेस फार्मर्स की ओर से आएगी और अपनी वो आने वाली फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो एक एडिशनल डिमांड जो डेवलप होगी फार्मर्स की ओर से, उसका एडवांटेज इन कंपनीज को मिलेगा। हालांकि काफी सारे एग्रोकेमिकल्स का कॉम्बिनेशन है जिसका इस्तेमाल होता है इस लोकस्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्यादातर कंपनीज ये प्रोडक्ट्स बनाती है जिनका इस्तेमाल होगा, लेकिन सिर्फ उन कंपनीज पर फोकस किया जा सकता है जिनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे में 3 स्टॉक्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। यूपीएल वो मानते हैं एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा क्योंकि एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर है, ये डोमेस्टिक कंपनीज के मुकाबले पहले नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है इस दिशा में, तो उसको एडवांटेज मिलेगा। सुमितोमो केमिकल एक एमएनसी है, ये एक बेनिफिशियरी रहेगी। यूपीएल में उनके 466 के टारगेट है, सुमितोमो में उनके टारगेट 263 के हैं। एक उन्होंने घरेलू नाम लिया है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, डोमेस्टिक कंपनी है, यहाँ पर उनके टारगेट 832 के हैं। चलिए, ये 3 स्टॉक्स एग्रोकेमिकल और पेस्टिसाइड स्पेस में पसंद हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के, यूपीएल, सुमितोमो केम और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। इन तीनों में आज आपने शानदार तेज़ी आते हुए देखी। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अगर इन तीनों में से आपकी कोई टेक्निकल तौर पर पसंद हो तो उस पर राय दें, लेकिन मैं आपकी राय और चाह रहा था 2 स्टॉक्स पर इसी सेक्टर में जहां पर आज आपने रिकॉर्ड हाइज लगती हुई देखी। एक है कोरोमंडल इंटरनेशनल नतीजों के बाद, और दूसरा है बेयर क्रॉप साइंस जहां पर आपने जबरदस्त रैली आती हुई देखी है। इन दोनों स्टॉक्स पर और कोई अगर आपका और पसंदीदा केमिकल स्टॉक हो तो उस पर राय दीजिए। जी, तो कोरोमंडल और बेयर क्रॉप दोनों ही चार्ट पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोरोमंडल की पर्टिकुलरली बात करें तो इसने रिसेंटली अपना जो 640 का एक मेजर हर्डल था वो क्रॉस किया है। आज इसमें ऊपर के लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आई है, और मेरे हिसाब से अगर इसमें डिप आती है तो बाइंग करना चाहिए। 640 का जो हमने रेजिस्टेंस बताया वो अभी एक सपोर्ट का काम करेगा, तो यही जो एक रीजन है 640-630 का, उसी के एक स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग करनी चाहिए। 698 जो आज का टॉप है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वो क्रॉस होता है तो फिर इसमें ब्लू स्काई सिनेरियो रहेगा। बेयर क्रॉप साइंस की अगर बात करें तो इसमें काफी अच्छी अप हमने देखी है। आज इस हफ्ते ये करीबन 19% गेन के साथ खड़ा है। इस स्टॉक ने भी अपना जो एक रिकॉर्ड हाई बनाया है इस हफ्ते। मेरे हिसाब से इसमें एक्यूमुलेशन का व्यू बैठता है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 4600 के आसपास। मेरा जो पिक है इस स्पेस में धानु का एग्रीटेक है। स्टॉक ने एक अपने जो मेजर लॉन्ग टर्म चार्ट है उस पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है आज के सेशन में। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बाइंग की जा सकती है, एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 700 रुपए के टारगेट इसमें मेरे को लगता है कि 2-3 महीने में आ सकते हैं। चलिए, होचंदानी साहब की पसंद है धानु का एग्रीटेक, और आप ऑलरेडी बहुत शानदार रैली देख रहे हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल में नतीजों के बाद, और साथ साथ बेयर क्रॉप साइंस। धानु का मैं आज आप देखिए कि दिन का लो था लगभग 493, और ये स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिखा है 570 पर। तो शानदार रैली और बेहतरीन यहाँ पर आपने वॉल्यूम आता हुआ देखा, लगभग 3.5 लाख शेयर, जो कि 20 दिन की एवरेज 54,000 शेयर के लगभग 7 गुना ज़्यादा है। तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों आपके सामने है धानु का एग्रीटेक में, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक फ्रेश 52 वीक हाई आपको लगाता हुआ दिखेगा।
जुलाई 2018 में पहले ये प्राइस आया था। चलिए, ये तो आपको मिले चॉइसेस और पसंदीदा स्टॉक्स केमिकल स्पेस में, लेकिन बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने नतीजों पर, अनुमानों पर रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से अर्निंग्स को ट्रैक करते हैं, और वो दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनके नतीजे बाजार में बहुत अच्छी तरीके से इंतजार में हैं। सुमित जी, एक स्टॉक तो मुझे पता है टीवीएस मोटर्स, दूसरा आप बताइए। देखिए, टीवीएस और सीएट दोनों ही वीक नंबर आने का अनुमान लगाया जा रहा है, चाहे आप टीवीएस की पर्टिकुलरली बात कर लें या सीएट की। एक ऑटो और ऑटो एंसिलरी, ऑटो के नंबर्स वीक है तो एंसिलरी के नंबर्स भी वीक ही आने हैं। शुरुआत पहले टीवीएस के नंबर से बात करते हैं। करीब 30% के आसपास वॉल्यूम डिक्लाइन का अनुमान मार्केट्स में लगाया जा रहा है वाई बेसिस पर। इसीलिए कंपनी की जो रेवेन्यूज हैं वो 25% का एक डिक्लाइन दिखा सकते हैं वाई बेसिस पर। सीक्वेंशियली आंकड़ा करीब 20 से 21% टूट सकता है। ऑपरेटिंग लिहाज से भी रफली 26% के आसपास इनके एबिटा में, यानी ऑपरेटिंग मुनाफे में डिक्लाइन का अनुमान है वाई बेसिस पर, और 37% सीक्वेंशियली यहाँ पर भी एक ड्रॉप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुनाफा 50 से 51% टूट सकता है वाई बेसिस पे, और सीक्वेंशियली भी ये नंबर वीक ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2-3 चीजें क्रूशियल हैं। एक, इनका रियलाइजेशन फ्लैट रहेगा क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक किया था तो उसका एक इंपैक्ट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम डोमेस्टिक भी टूटेगा और एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी टूटेगा, इसलिए इनके ओवरऑल रेवेन्यूज या ओवरऑल नंबर्स में एक वीकनेस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उसके अलावा कंपनी के जो हायर कॉस्ट है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की हो या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट हो, वो थोड़ी हायर साइड पर रहेगी, जिसकी वजह से ईबिटा पे एक मासिव प्रेशर आ सकता है। शेयर ऑलरेडी एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है, तो बहुत कुछ कहना मुश्किल है इसके स्टॉक परफॉर्मेंस पे, लेकिन हाँ, नंबर्स जो है वीक आने का अनुमान है। दूसरी तरफ जो आंकड़ा है वो आ सकता है सीएट का। सीएट के केस में करीब 20% के आसपास का एक वॉल्यूम डिक्लाइन का अनुमान मार्केट लगा रहा है अलग अलग फैक्टर्स पे। एक बड़ा ऑर्डर इन्हें मिला था जरूर होंडा से, हुंडई से या फिर कुछ ओईएम से, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरी तरह इस क्वार्टर में आएगा कि नहीं, ये एनालिस्ट फ्रेटर्निटी कह नहीं रही। इसमें थोड़ा दो हिस्सों में ये चीज बटी हुई है, लेकिन नंबर वाइज अगर देखा जाए तो करीब 12% के आसपास रेवेन्यूज में डिक्लाइन का अनुमान है, करीब 12% के आसपास ऑपरेटिंग मुनाफा, और 43 से 44% इनका जो मुनाफा है वो एक डिक्लाइन दिखा सकता है। मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंशियली भी होगा क्योंकि कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रही थी, और उसके अलावा डोमेस्टिक के जो रबर प्राइसेस थे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्हें रिस्पाइट मिला नहीं, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक बहुत क्रूशियल चीज़ है कंपनी की, कोविड को लेकर कमेंट्री क्या आती है। दूसरा, इन्होंने केपेक्स अपना घटाया है, 3500 करोड़ का केपेक्स था, उसे घटा के 3000 करोड़ किया है, फर्दर उसे रिड्यूस करते हैं इसको लेकर। और कोविड पे शोरूम का परफॉर्मेंस कैसा है, आगे की डिमांड कैसी है, ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर बाजार नजर रखेगा। नंबर यहां पर भी वीक आने का अनुमान है। शेयर चल चुका है 700 रुपए से करीब 750 रुपए, 800 रुपए के आसपास तक भी गया था लोअर लेवल से। चलिए प्रदीप जी, जरा डिस्कशन को और विस्तार से देखते हैं। आपकी राय में लेना चाहूंगा 2-3 बैंकिंग स्टॉक्स पर जहां पर आपने शानदार तेजी देखी। सबसे पहले एक्सिस बैंक पर राय दीजिए। लगभग 13.5% ये ऊपर बंद हुआ है 387 पर, और उसके बाद चर्चा करेंगे आईसीआईसीआई बैंक पर, प्राइस बंद हुआ है लगभग 319। बताइए इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या रुझान है कल के ट्रेड के लिए? देखिए, एक्सिस बैंक में थोड़ा सा इश्यू ये है कि काफी अच्छा रन अप आ चुका है, और जो स्टॉप लॉस है वो आज के स्टीप प्राइस के चलते थोड़े से डीप आ रहे हैं, तो इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें 361 का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, अभी 389 के आसपास का इसका क्लोजिंग है, तो थोड़ा सा अगर डिप में मिलता है तो 361 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। 400 रुपए के आसपास इसका इमीडिएट टारगेट है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो फिर 425 इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये थोड़ा फेवरेबली प्लेस्ड है, क्योंकि इसमें जो स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो करीबन इसका 300 रुपए के आसपास आ रहा है, और ऑन द हायर साइड जो टारगेट आ रहा है वो करीबन 335-36 के आसपास इसकी ट्रेंड लाइन है डेली चार्ट्स पे, वो हर्डल प्रोवाइड करेगी। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही स्टॉक को थोड़े से अगर डिप में बाय किया जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बैठेगा इन दोनों ही स्टॉक में। अच्छा, एक स्टॉक मुझे आपकी राय लेनी थी, बजाज फाइनेंस। आज आपने दिन का लो देखा लगभग 1790, और स्टॉक शानदार तरीके से 5% ऊपर बंद हुआ। क्या इसमें ट्रेंड रिवर्सल हुआ है? क्योंकि हम बहुत परेशानी देख रहे थे स्टॉक में। आपकी राय 1936 पर, आज ये टॉप ट्रेडेड काउंटर था एनएससी पर। जी देखिए, ओवरसोल्ड टेरिटरी में तो है ये, और एक जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना है वीकली चार्ट्स पे, तो पुल बैक रैली के लिए ये तैयार है।
मेरे हिसाब से इसमें आर्ली चार्ट्स का जो इमीडिएट हर्डल है वो करीबन 1950 के आसपास है, तो वो अगर जो क्रॉस होता है इसमें, तो फिर मेरे हिसाब से इसमें नेक्स्ट टारगेट 2074 का रहेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रखना चाहिए। 1950 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो एक फ्रेश कवरिंग और शॉर्ट बाइंग के चलते ये 2074 तक जा सकता है। चलिए 2000 के ऊपर का लेवल आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक हो चंदानी साहब और जुड़ते हैं थोड़ी देर में। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, एक से एक बेहतरीन स्टॉक्स पर डिस्कशन हो रहा है और ब्रेक के बाद यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे। 2-3 स्टॉक्स के नाम लेंगे जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं थर्सडे के ट्रेड के लिए। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं।